देखिए, अभी तक आपने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना के बारे में हमें जानना है तो हम बहुत हद तक मॉलिक्यूल की संरचना को हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जान सकते थे। कैसे? जैसे मैं ये कह देता था कि CH4 की संरचना बताइए, तो CH4 में आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे और आप बताते थे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन CH4 में sp3 होता है। और यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उस समय आप बता देते थे कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति टेट्राहेड्रल होती है। किसके द्वारा बताया आपने? हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। आपने वहां यह भी डिसाइड कर लिया कि यदि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो इसके बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में ऐसा ही एंगल होता है। और यदि CH4 टेट्राहेड्रल को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब सारी चीजें टेट्राहेड्रल की तरह CH4 में पाई जाएंगी। मतलब CH4 की आकृति टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की है। यह बात आपने कैसे पता कर लिया? किसके द्वारा पता किया? हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा पता किया। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कहेगा कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऐसी होनी चाहिए, जबकि वास्तविक रूप से उसकी वह ज्योमेट्री नहीं पाई जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हम अब हाइब्रिडाइजेशन के अगेंस्ट चलने वाले हैं। हम इसी चीज का डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों नहीं हाइब्रिडाइजेशन में जो बताया जाता है वही ज्योमेट्री क्यों नहीं पाई जाती, उस मॉलिक्यूल की दूसरी ज्योमेट्री क्यों पाई जाती है, ठीक है, या उसकी आकृति क्यों दूसरी होती है, डिफरेंट क्यों होती है। इस बात का जिक्र आज हम करेंगे। और उसके लिए जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को शॉर्ट में हम VSEPR भी कहते हैं, यही थ्योरी कहेंगे। यदि हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो वैलेंस मतलब संयोजी, शेल मतलब कोष, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन लिख दिया, पेयर को युग्म लिख दिया, युग्म मतलब जोड़ा, और रिपल्सन मतलब हो गया प्रतिकर्षण और थ्योरी हो गया सिद्धांत। यानी हम ये कह सकते हैं संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इस थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है। इस थ्योरी में इसके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म मतलब जोड़े, यह इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं। तो पहले हम इसकी बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है कि किसी सेंट्रल एटम में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो पहला हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होंगे। उनमें से कुछ पेयर्स का नाम होगा बॉन्ड पेयर। आपने बॉन्ड पेयर तो सुना है ना? ऐसे पेयर्स यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब बंध बनाते हैं। तो बॉन्ड पेयर, उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर कहेंगे। दूसरे कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लोन पेयर? क्या बोलते हैं? लोन पेयर क्या करते हैं? क्या ये बॉन्ड बनाते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम लोन पेयर कहते हैं। तो पहले हुआ बॉन्ड पेयर, दूसरा हुआ लोन पेयर। इसने कहा है कि पेयर किसी भी तरह का हो, किससे होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनों से होना चाहिए। तो यहां बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड मान लिया, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा ही तो कहा जाएगा। दो इलेक्ट्रॉनों का जो पोर्शन होगा उसको आपने पेयर कह दिया। इसी तरह लोन पेयर भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन होता है। यदि रिपल्सन होता है तो रिपल्सन किस तरह का होता है? कौन कौन से इलेक्ट्रॉन में ज्यादा रिपल्सन होगा और कौन से इलेक्ट्रॉन में कम रिपल्सन होगा? तो हम यहां बात करते हैं किसकी? जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। किसमें?
रिपल्सन। किसके किसके बीच? यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साइड में कोई दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब जैसे मैं दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह रहा, मतलब जोड़ों को समझना, जोड़े, एक जोड़ा यहां है, दूसरा जोड़ा यहां आ जाए, तो दोनों के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। मतलब लोन पेयर के बगल में कोई दूसरा लोन पेयर होगा तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। उससे कम क्या होगा? यदि लोन पेयर है और उसके बगल में आपको कोई बॉन्ड पेयर मिल जाए तो थोड़ा सा रिपल्सन कम हो जाएगा। लोन पेयर और कौन सा? बॉन्ड पेयर। अब अगली कंडीशन और क्या हो सकती है? बॉन्ड पेयर के बगल में बॉन्ड पेयर आ जाए तो यह रिपल्सन सबसे कम होता है। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब आप देखिए, मैंने ये रिपल्सन इस तरह यहां लिख दिया कि लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर के साथ ज्यादा रिपल्सन करता है, फिर लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर के साथ ज्यादा हो, उससे कम होगा, और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम होगा। ठीक है। देखिए, आपका प्रश्न ये है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, हम कैसे समझेंगे? और लोन पेयर के बाद फिर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इनके बीच रिपल्सन कम होता है और सबसे कम रिपल्सन इसमें कम होता है, ये हमको कैसे पता चलेगा? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये कोई सेंट्रल एटम है, ये बोर्ड को आप मान लीजिए सेंट्रल एटम, बोर्ड को क्या मानना है? और मैं हो गया लोन पेयर, मुझको लोन पेयर समझो। इस सेंट्रल एटम से मैं एक लोन पेयर हूं, ऐसे जुड़ा हूं, मैं लोन पेयर हूं और इस सेंट्रल एटम से जुड़ा हूं, तो मैं तो स्वतंत्र हूं ना। ये देखो, मेरी मर्जी, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं। तो जब मैं इधर से जाऊंगा तो मेरे सामने भी कोई दूसरा लोन पेयर पड़ रहा होगा तो मैं उसको रिपेल करूंगा ना, वो मुझे देखकर उधर भागेगा। ठीक है, इस तरह मैं स्वतंत्र हूं, मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, पहली बात। अब देखिए, मान लेते हैं कि मैं लोन पेयर हूं, तो मैं इस एटम के साथ था ना भी, और मैं ऐसे ऐसे चल रहा था। अब इसको पकड़ लो बेटा, एक लोन पेयर ये भी हो गया और एक लोन पेयर मैं भी हो गया, ऐसे तुम भी करो। ठीक, मेरे जैसे और आगे हो, बस इतना रहे। अब मैं जब तुम्हें रिपेल करूं तो उधर भागना तुम, और जब तुम मुझे रिपेल करो मैं इधर आ जाऊंगा। ठीक है, चलो देखो, मैं इसे रिपेल करते हुए जा रहा हूं, लोन पेयर, हम दोनों फ्री हैं। अब थोड़ी देर में इसने मुझे आंख दिखाया तो मैं इसके कारण इधर भागा। ठीक है, फिर मैं इसे आंख दिखाऊंगा तो ये इधर भागा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, क्योंकि हम दोनों लोग क्या हैं? फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। अब मैं बात करता हूं कि यदि एक लोन पेयर हो जाए और एक कौन सा हो जाए? बॉन्ड पेयर हो जाए, तो दोनों के बीच क्या होगा? एक एटम ये है और एक तो मैंने किसको मान लिया था? इसको मान लिया था ना एटम। एक एटम मैंने बोर्ड को मान लिया था और एक एटम मैं किसे मान रहा हूं? इसे मान रहा हूं, और मैं बीच में हो गया क्या? बॉन्ड पेयर इस बार हो गया, क्योंकि मैं बॉन्ड बनाऊंगा ना, किसके किसके बीच? बोर्ड के बीच और इसके बीच मैं बॉन्ड बना रहा हूं। अब मैं देखता हूं मैं स्वतंत्र हूं कि नहीं, मैं आगे चलना चाहता हूं और दूसरे को रिपेल करना, दूसरे को आप दिखाना चाहते। क्या मैं उसको रिपेल कर पा रहा हूं? क्यों नहीं रिपेल कर पा रहा? क्योंकि मैं इस बार दो सेंटर से जुड़ा हूं, इसके न्यूक्लियस से जुड़ा हूं और इसके न्यूक्लियस से जुड़ा हूं। क्लियर है? तो बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इनकी कोई भी कंडीशन आती है तो बॉन्ड पेयर एक दूसरे को ज्यादा रिपेल नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए मैं ऐसे चल रहा हूं, इससे आगे जा ही नहीं सकता, या इससे पीछे जा सकता। लेकिन जब मैं स्वतंत्र था तब उस समय देखो मैं क्या कर रहा था, कहीं भी आ जा सकता था, तो मैं इसको ऐसे ऐसे रिपेल कर रहा था। तो ये बात समझ में आ गई? कौन सा रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है? लोन पेयर के बगल में लोन
लोन पेयर आ गया, ज्यादा रिपल्सन। लोन पेयर के बगल में बॉन्ड पेयर आ जाए तो कुछ रिपल्सन। लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर को भगाता है। एक तो स्वतंत्र है तो बॉन्ड पेयर बेचारा ऐसे से चला जाता है, ऐसे से। लेकिन यदि मान ली दोनों बॉन्ड पेयर हैं तो बॉन्ड पेयर ऐसे ऐसे होंगे, इधर वाला बॉन्ड पेयर उसे थोड़ा सा आगे दिखाएगा, इधर वाला बॉन्ड पेयर उसे थोड़ा सा आगे दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है। अब इस तरह के रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसमें परिवर्तन आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि मेरे द्वारा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का निर्धारण होगा, और जबकि बीएससीपीआर कहता है कि हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं, हमारे द्वारा ज्योमेट्री का निर्धारण होगा। यह बात कब तक सीमित होती है, जब किसी सेंट्रल एटम में, इस बात को ध्यान देना, जब किसी सेंट्रल एटम में केवल बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। पहली कंडीशन ये, वाह, सेंट्रल एटम में क्या है, सेंट्रल एटम में केवल बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर हैं। तो क्या होगा, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा करेक्ट पाई जाती है। हाइब्रिडाइजेशन जैसा कहता है वैसी ही ज्योमेट्री पाई जाती है। हाइब्रिडाइजेशन ने बता दिया कि भाई इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आप समझ सकते हो कि उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ज्योमेट्री किसके द्वारा निर्धारित होती है, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा डिसाइड हो जाती है। ठीक है, परंतु यदि किसी सेंट्रल एटम में क्या हो, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो अब इस स्थिति में बीएससीपीआर ने कह दिया कि भाई यदि सेंट्रल एटम में लोन पेयर उपस्थित है तो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण आकृति बदल जाती है। तो हम यहां तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, अब यहां ज्योमेट्री की जगह आकृति शब्द भी दे सकते हैं। किसके द्वारा डिसाइड होती है, बीएसईपीआर के द्वारा डिसाइड होती है। ठीक है, अब हम एक उदाहरण लेते हैं। मैं यहां बात करता हूं किसकी, CH4 की। CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ऐसे आपको पता ना कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बताइए। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन आप कॉन्फ़िगरेशन करते 4 आता है। इसके पहले सब कुछ कर चुके हैं इसमें। देखिए मैं यहां पर क्या करूं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूं, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब H इक्वल हाफ बम का, और यहां लिख दिया हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। मोनोवैलेंट एटम, ऐसे एटम जिनकी संयोजकता 1 है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन, कितने हैं, 4, तो आपने रख दिया 4, माइनस कैटायनिक चार्ज 0 और एनायनिक चार्ज 0। आंसर क्या गया,
चार का मतलब है कि 4 ऑर्बिटल मिलकर के हाइब्रिडाइजेशन किए होंगे। 4 पूरे हो गए। एस से शुरू करेंगे, एस पी 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 3 ही होते हैं और हमारे ये पूरे भी हो गए। यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना? sp3। 4 बार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। अब यदि हम इनको नहीं भी बनाते हैं, हम सब पहले बना चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, नहीं भी बनाते हैं तो ज्योमेट्री तो हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ। और इसकी ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। कौन कहता है? कौन कहता है? हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर सेंट्रल एटम में sp3 है तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती भी है इस तरह, H H H, टेट्राहेड्रल ऐसे हो गया। लेकिन यदि यही बात मैं किसमें अप्लाई करता हूं? किसमें? अमोनिया में। इसको ध्यान देना, यह बात मैं किसमें अप्लाई करूंगा? अमोनिया में अप्लाई करूंगा और देखता हूं कि इसमें क्या होना चाहिए। तो मैं यहां नाइट्रोजन का क्या करूंगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2p3, यानी टोटल कितने हुए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुए। तो यहां पर हम लिखते हैं हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a। तो ये मैं यहां लिखता हूं हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 5 और प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3 है ना, तो ये रख दिया माइनस 0 प्लस 0। आंसर कितना आया? 4 यहां भी आया। तो जब यहां 4 आता है तो s प्लस p प्लस p, टोटल क्या बना? अब हाइब्रिडाइजेशन आ गया, कहता है भाई इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। किसके अनुसार? हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन और बीएसईपीआर में हो गया विवाद। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि अमोनिया की आकृति या ज्योमेट्री इसकी क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होना चाहिए। बीएसईपीआर कहता है कि नहीं, हम बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की जो कंडीशन है इसमें लोन पेयर भी उपस्थित है, और यदि केवल बॉन्ड पेयर होते तो हम तुम्हारी बात मानने को तैयार थे, लेकिन आज इसमें लोन पेयर भी उपस्थित है। कैसे देखते हैं? मैं हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार टेट्राहेड्रल देखिएगा, ज्योमेट्री में ऐसे बना देता। मान लो टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल। तो एक हाइड्रोजन मुझे यहां रख देना चाहिए, एक हाइड्रोजन यहां रख देना चाहिए, एक हाइड्रोजन यहां रख देना चाहिए। हाइड्रोजन तो पूरे हो गए ना। उसके बाद भी ऑर्बिटल कितने थे? 4 ऑर्बिटल थे। जब 4 ऑर्बिटल थे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि NH3 में यहां 3 हाइड्रोजन हैं और ऑर्बिटल यहां 4 हैं। तो इस वाले ऑर्बिटल पर कौन होगा? तो आप कहते हैं यहां जब कोई एटम नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि वहां लोन पेयर रखा हुआ है। उस ऑर्बिटल में रहने वाला कोई एटम ना मिले तो समझ लो वहां पर क्या रखा हुआ है? लोन पेयर रखा हुआ है। अब यदि लोन पेयर है तो एक चीज ये समझो, हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि मेरे द्वारा इसी पॉइंट को ज्यादा समझना है आपको। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि मेरे द्वारा जो ज्योमेट्री निर्धारित हुई है टेट्राहेड्रल है, और यदि टेट्राहेड्रल है तो इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। जबकि इस बार यह एंगल भी नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि यहां पर रिपल्सन हो रहा है, बीएसईपीआर थ्योरी अप्लाई हो रही। कैसे? कभी लोन पेयर के बगल में लोन पेयर हो जाए तो रिपल्सन, लोन पेयर के बगल में क्या हो जाए? बॉन्ड पेयर, तो रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर के बगल में रिपल्सन, बॉन्ड पेयर के बगल में बॉन्ड पेयर हो जाए तो भी रिपल्सन। यहां देखिए किस टाइप का रिपल्सन हो रहा है? लोन पेयर, और लोन पेयर के साइड में क्या दिख रहा है? बॉन्ड पेयर। अब ये टेट्राहेड्रल ऐसे है ना, मान लो एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल नीचे है ना, और एक ऑर्बिटल ऊपर है, इसमें लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करता है? ऐसे आ सकता है,
और इसको कह सकता है और उधर चलो, ठीक, यानी इसको रिपेल किया तो ये इसके डर के कारण, ये फ्री है, इसके डर के कारण ये ऐसे आता है और इससे रिपेल होकर के इसने इसको ऐसे अंदर की ओर पुश कर दिया। थोड़ी देर में इसने सोचा यार ये डर गया, मैं इसके पास जाता हूं, और ये आता इसको भी ऐसे ऐसे रिपेल करता हूं, इसको भी अंदर की ओर पुश कर दिया था, ऐसे आया और इसको भी अंदर की ओर पुश कर दिया। अभी तक हम इसके बीच का एंगल क्या माना करते थे, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन अब यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रह जाएगा। अब ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके कितना हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। किसके कारण? लोन पेयर की उपस्थिति के कारण। और लोन पेयर बीएसईपीआर थ्योरी को अप्लाई करता है। तो अब आप कहेंगे सर बॉन्ड एंगल का तो आपने कल्याण कर दिया, वहां 109 डिग्री की जगह आपने 107 डिग्री बता दिया, तो स्ट्रक्चर का क्या हाल होगा? टेट्राहेड्रल तब होता है ना जब उनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब जब एंगल ही घट गया तो टेट्राहेड्रल किस बात का रह गया? अब टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा। तो ज्योमेट्री कौन सी होगी? तो ज्योमेट्री में देखिए इस लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाएगा। लोन पेयर को अब हम ध्यान ना दें कि यहां पर इसको सरेंडर कर दें और इसके बाद देखो अब इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, ऐसे, यानी इसकी आकृति क्या बन जाएगी, ऐसे। लोन पेयर को हमने यहां रख दिया क्योंकि इसका सिर्फ काम क्या है, एक प्रकार से इसको पुश करना, बस इतना काम, रिपेल करना। तो यहां हो गए 107 डिग्री हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या टेट्राहेड्रल की दिख रहा है कि पिरामिड की तरह दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि पिरामिड। इसलिए अमोनिया की आकृति कैसी होती है? पिरामिडल होती है। क्वेश्चन क्या था, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी नाइट्रोजन का यहाँ sp3 है, लेकिन टेट्राहेड्रल की जगह क्या हो रहा है? पिरामिडल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो आंसर सिर्फ एक लाइन ये लिखना है, लोन पेयर की उपस्थिति के कारण वीएसईपीआर थ्योरी के अनुसार इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ना होकर के इसकी आकृति क्या बदल जाती है? पिरामिडल हो जाती है। ठीक है। अमोनिया के नाइट्रोजन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। लिखते जाओ बेटा, पाया जाता है। इस प्रकार इसकी ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्यामिति अमोनिया की कैसी होना चाहिए? टेट्रा हेड्रल होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन क्या ये करेक्ट है ऐसा? तो उसके लिए क्या लिखेंगे? परंतु सर पाया जाता है इसकी अच्छा, इस प्रकार इसकी ज्यामिति टेट्राहेड्रल होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। परंतु नाइट्रोजन क्या है? एक प्रकार का सेंट्रल एटम है ना, यहाँ सेंट्रल एटम पर क्या उपस्थित है? लोन पेयर की उपस्थिति के कारण किसमें रिपल्सन होगा? लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से और बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से।
लोन पेयर व बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होने के कारण किस थ्योरी के अनुसार, BSEPR थ्योरी के अनुसार अमोनिया का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर, बताइए कितना कल बताया था, 107 डिग्री हो जाता है। अब जब 109 डिग्री 28 मिनट एंगल रह नहीं गया तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल किस बात की, ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। तो जब एंगल 107 डिग्री हो जाता है तथा इसकी आकृति क्या हो जाती है, इसकी यहां आकृति शब्द लिखना है, ठीक है। ज्योमेट्री तो चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार और BSEPR के अनुसार हमें आकृति शब्द लिखना है, क्योंकि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती थी sp3, ठीक है। अब sp3 की टेट्राहेड्रल है नहीं तो आकृति यहां दूसरी रहेगी, तो आकृति शब्द यहां इस्तेमाल करना है। तथा इसकी आकृति क्या हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। अब अगला एग्जाम्पल हम कौन सा लेंगे, वाटर का। अब हम वाटर के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वाटर का शेप कैसा होगा, इसके सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें इसमें भी जानेंगे। देखते हैं BSEPR का इफेक्ट इसमें क्या पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ऑक्सीजन का हम करेंगे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन, आप करते जाइए। 1s2 2s2 2p, बोलिए क्या होगा, एटॉमिक नंबर 8 है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना हो गया, 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। आपको क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। किसका, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का हमने एक फार्मूला बताया था, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल क्या होता है, हाफ बम का, पहले बम लिखना फिर का लिखना, दोनों के बीच में डैश, डैश मतलब यहाँ माइनस, तो क्या बन जाएगा V + M - C + A। अब इसके देखो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ, V क्या है बोलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वैलेंस सेल कहां से कहां तक है, सेकंड सेल है, ये लास्ट सेल है। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 4, कितने हो गए 6। तो वैलेंस सेल की जगह हम रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह हम रखेंगे 6। अब बात आती है सेंट्रल एटम से जुड़े हुए मोनोवैलेंट एटम की संख्या। मोनोवैलेंट एटम क्या है, ऐसे एटम जिनकी संयोजकता एक होती है, वो एग्जाम्पल है H, F, Cl, Br, I, इनमें से कोई है तो आप बताते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब प्रश्न ये कितने हाइड्रोजन है, तो आपने बताया 2 हाइड्रोजन है, तो उनकी संख्या जितनी आपको लिख देना है 2। क्या इस कंपाउंड में कोई कैटायनिक चार्ज है, कोई एनायनिक चार्ज है, तो इनकी जगह आपको 0 लिख देना है, ये भी आपका 0 हो गया। तो अब आप वैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लिया आपने, कितना आया, तो ये लास्ट में 6 to 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। अब ये कहना चाहता है 4 हाइब्रिड आर्टिकल्स बनाना है, तो 4 हाइब्रिड आर्टिकल मतलब चटनी होती है ना, हाइब्रिड आर्टिकल हम लोग चटनी बोलते हैं। अब चटनी कितनी चीजों से बनाई जाए, मान लिया हम जितनी चीजें शामिल करेंगे उतने ही पोर्शन में फिर से अलग अलग डिवाइड कर, जितने चीजें शामिल होंगी उतने ही बर्तनों में अलग अलग डिवाइड कर देना। हम एक यहाँ एस लेंगे, एक
P, फिर से एक P और एक P। मतलब हमने 4 चीजें मिलाई चटनी बनाने में। मान करके चलिए अलग अलग बर्तन में चारों चीजें रखी थी, ये एक बर्तन में था, ये एक बर्तन में, ये एक बर्तन में, एक बर्तन। अब हमने इनको मिक्स कर दिया, पीस दिया। पीसने के बाद क्या होगा, जो मिक्सचर बनेगा उससे बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब उसी मिक्सचर यानी चटनी, उस मिक्सचर को एक बर्तन में डाला, दूसरे बर्तन में डाला, तीसरे बर्तन में, चौथे बर्तन, 4 बर्तन थे, चारों में हमने ऐड कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, पहले बर्तन में S भी होगा, P भी होगा, sp3, दूसरे बर्तन में भी वही चटनी होगी, तीसरे बर्तन में भी वही चटनी होगी, और चौथे बर्तन में भी सेम चटनी होगी, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके 4 बन गए। अब प्रश्न यह है कि जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर sp3 हो रहा है तो वाटर की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो मैं टेट्राहेड्रल बना करके देखता हूं। ऑक्सीजन है, बाकी कैसे इसको अरेंज करते हैं ये हमने हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में पढ़ लिया है। आज मैं BSEPR के द्वारा ही बता रहा हूं, तो सिर्फ उसकी बात करूंगा। तो टेट्राहेड्रल हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं। मान लिया मैंने इस तरह रख दिया, ऐसे रख दिया, ये मान लो टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। एक हाइड्रोजन मैं यहां रख देता हूं, एक हाइड्रोजन यहां रख देता हूं। जब हमारे पास कोई एटम नहीं बचते कि इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल पर हम अरेंज कर सके, तो फिर उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, आपको मान लेना है कि जब हमारे पास अब एटम बचे नहीं है तो इसका मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है तो निश्चित है हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का sp3 तो है। तो कैसे, वही जैसे कि हमने पहले अभी बताया, कौन सा, अमोनिया का, कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन 2 लोन पेयर की उपस्थिति के कारण, लोन पेयर उपस्थित है ना, इसकी लोन पेयर की उपस्थिति के कारण यहां पर लोन पेयर के साथ रिपल्सन होता है और लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन होता है, जिसके कारण इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट भी नहीं रहता है और उससे भी घट जाता है। कैसे, मान लीजिए ये जो आपका लोन पेयर है ऐसे आएगा, ऐसे आकर के इसको रिपेल करेगा, ये इधर पुश हो गया, इसने जाकर के इसको रिपेल किया, ये इधर पुश हो गया। तो ये जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से और कम हो जाएगा, और कम होकर कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री। अब आप में सर अमोनिया वाले में तो 107 डिग्री हुआ था, घटा था, इसमें 104.5 डिग्री क्यों घट रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ लोन पेयर की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा रिपल्सन होगी, इधर से भी रिपेल कर रहा है, इधर से भी रिपेल कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल कितना आ गया, इतना हो गया। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इसका जो बॉन्ड एंगल कितना घट जाता है, 104.5। तो हम इसे क्या करेंगे, O लिख दिया और ऐसे लिख दिया। जब हमको मालूम है कि किसी की भी लोन पेयर, किसी के ज्योमेट्री के बाद जब हम शेप बनाते हैं तो शेप को बनाने में लोन पेयर को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोन पेयर को यहाँ सरेंडर कर दे, चलो भाई यहाँ पर तुम बैठो, तुम जब आकृति में भाग नहीं ले रहे तो आकृति के अनुसार हम तुम्हें नहीं देखेंगे। तो अब ऐसा लगता है कि वाटर तो इस तरह है ना, अब वाटर ऐसा भी रखा जा सकता है, और वाटर मॉलिक्यूल है ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। तो हो सकता है वाटर को आपने ऐसे भी रख दिया, ऐसे भी तो हो सकता है, वाटर ऐसे की जगह ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन इसको कहा जाता है कि यह एक प्रकार की आकृति जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, बी शेप्ड हो जाएगी। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 104.5 डिग्री। ऐसे रखा है तो मान लो अपोजिट है, और ऐसे रख दिया तो बी आपको दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसकी आकृति क्या बताई जाती, वाटर की आकृति पूछी जाती है, आपको बताना वी शेप्ड होती है। हाँ, कभी कभी इसको बेंट शेप्ड भी लिख दिया जाता है, तो परेशान नहीं हो, बेंट मतलब एक मुड़ी हुई आकृति, बेंट शेप्ड। अब इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे, जैसे अमोनिया का आपने लिखा है ना, तो H2O के ऑक्सीजन पर क्या होता है, ऑक्सीजन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन
पाया जाता है। इस प्रकार वाटर की ज्यामिति, बोलिए क्या होनी चाहिए? ज्यामिति टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फल की टेट्राहेड्रल होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। बॉन्ड एंगल होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। परंतु दो लोन पेयर्स की उपस्थिति के कारण कौन कौन से रिपल्सन होंगे? बॉन्ड पेयर तो होता ही है, ठीक है। लोन पेयर के साथ पहला रिपल्सन हो रहा है, फिर लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ। और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं अभी। तो क्या लिखा? पेयर की उपस्थिति के कारण लोन पेयर रिपल्सन और कौन सा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण, किस थ्योरी के अनुसार? बीएस-ईपीआर थ्योरी के अनुसार वाटर का बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 104.5 डिग्री हो जाता है। तो जब एंगल इतना हो जाएगा बेटा, तो ज्यामिति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जब ज्यामिति बदल गई तो ज्यामिति तो लिखना नहीं, अब आकृति शब्द इस्तेमाल करेंगे यहाँ, ठीक है। ज्यामिति शब्द तब इस्तेमाल करते ना जब हम हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहे होते। हाइब्रिडाइजेशन को इसने फॉलो नहीं किया, तथा इसकी आकृति अब बताइए क्या हो जाती है? बेंट शेप्ड या वी शेप्ड हो जाती है, ठीक है।